बड़ी गर्मी चढ़ी दे रे। गर्मी सर्दी सब चढ़ रही है। जो उतारनी है ना तो फिर आजा अंदर। याद नहीं है। तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं खौफ वेब सीरीज का एक्सप्रेशन लेकर आया हूँ, जिसके बहुत से राज खुल चुके हैं और बहुत से राज खुलना बाकी है। तो आइए चलिए एपिसोड 5 को शुरू करते हैं। एपिसोड 5 का नाम है पजेस्ड, जिसकी शुरुआत पास्ट एक इंसिडेंट से होती है, जहाँ पर स्वेटलाना जो कि फ्लाइट अटेंडेंट थी, वो अपनी जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। रेडी होने के बाद में वो अनु के रूम में जाती है। यहाँ पर अनु की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो किसी से बहुत ही डरी हुई थी। अनु स्वेटलाना को भी हॉस्टल से बाहर जाने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि रीमा, कोमल और निक्की जब भी हॉस्टल से बाहर जाती थी तो उनके साथ में कुछ न कुछ बुरा होता था। लेकिन स्वेटलाना इन सब पर बिलीव नहीं कर रही थी। उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थी और उसे जॉब पर जाना ही होगा, नहीं तो उसकी जॉब चली जाएगी। इधर स्वेटलाना अनु के लिए मेडिसिन निकाल रही थी और हम देखते हैं कि कोई इनविजिबल शक्ति अनु के बाल पकड़कर उसे हवा में खींच रही है। अनु की चीखें सुनकर जब स्वेटलाना पीछे मुड़ती है तो उसे भी एक पल के लिए ये डरावना नजारा दिखाई देता है और अचानक अनु एक पजेस हालत में आकर लाना को गालियां देने लगती है। अनु का रूप देखकर स्वेटलाना डर चुकी थी। तभी निक्की वहां पर आकर स्वेटलाना को रूम से बाहर लाती है और अनु को उसे रूम में लॉक कर देती है। कहानी फिर से 6 महीने के बाद यानी कि प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वार्डन ग्रेसी कैंटीन के मालिक राजेश के साथ में मधु का रूम खोलती है, क्योंकि पिछले एपिसोड में वो घोस्ट मधु को खींचकर रूम में ले गया था। रूम खुलने के बाद में सभी को मधु अनु की तरह एक पजेस हालत में दिखाई देती है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन मधु रात के उस इंसिडेंट से बहुत डरी हुई थी। वो अपना डरावना सपने और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रही थी और मधु बस इस हॉस्टल से निकलना चाहती थी। और इसलिए डॉक्टर सोहिनी मधु को हॉस्टल से पिकअप करने आती है, ताकि वो कुछ दिनों तक उनके घर में रह सके। इसी दौरान डॉक्टर सोहिनी वार्डन ग्रेसी से 3rd फ्लोर की लड़कियों के बारे में बात करती है। उन्हें तो ये लगता था कि वो लड़कियां मेंटली डिस्टर्ब है और इसलिए हॉस्टल से निकलना नहीं चाहती है। वो उन लड़कियों की हेल्प करना चाहती थी। तो वहीं पर ग्रेसी को तो अच्छा ही लगेगा कि अगर डॉक्टर सोहिनी उन लड़कियों की हेल्प करे, ताकि वो इस हॉस्टल से बाहर निकले, क्योंकि निक्की की फैमिली ने उन्हें हॉस्टल को बंद करने की धमकी भी दी थी। इधर बात करें रीमा के हस्बैंड की, तो रीमा को घर वापस ले जाने के लिए पुलिस तक लाने के लिए रेडी था। ऊपर से उसकी 6 साल की बेटी भी है और वो अभी भी 8 महीने से प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर भी ना तो रीमा हॉस्टल से बाहर जाना चाहती थी, ना ही बाकी तीनों लड़कियां। इधर हम स्वेटलाना को देखते हैं, जो कि हॉस्टल के गेट के पास खड़ी होकर हकीम से बातें कर रही थी। मधु के साथ में कल रात को जो कुछ भी हुआ था, स्वेटलाना वो सब कुछ हकीम को बता देती है। हकीम उसे फिर से वही मेडिसिन देकर मधु को पिलाने को कहता है। उसके मुताबिक हॉस्टल में कोई ऐसी शक्ति है जो कि मधु को वापस इस हॉस्टल में लेकर आएगी। हकीम स्वेटलाना से उस घोस्ट का नाम पूछता है। उस स्वेटलाना का एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हॉस्टल में मौजूद उस घोस्ट के बारे में कुछ जानती हो, और उन दोनों को बात करते हुए रीमा दूर से देख रही थी। साथ ही वो कुछ परेशान भी नजर आ रही थी। दूसरी तरफ मधु इस समय डॉक्टर सोहिनी के घर में थी, जहाँ पर सोहिनी उसके पैर पर बिच्छू के काटे हुए निशान को देखकर वहाँ पर मेडिसिन लगा देती है। इसी दौरान मधु उन्हें कल रात हुए उस इंसिडेंट के बारे में बता देती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना था या रियलिटी। लेकिन उसे कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स फील हुई थी। इन सब की वजह से उसे ठीक से नींद नहीं आती है और इसीलिए वो स्लीपिंग पिल्स ले रही थी। लेकिन सोहिनी के मुताबिक ये सब उसका दिमाग का खेल है, पर मधु ऐसा नहीं सोचती थी। उन लड़कियों के साथ भी जरूर कुछ हो रहा था और इसलिए उनकी बॉडी पर जख्मों के निशान थे और वो हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती थी। डॉक्टर सोहिनी भी इस केस में पैरानॉर्मल और साइकोलॉजी के बीच में कंफ्यूज थी और वो रात को इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करती है। इधर क्यारा जब रात को उठती है तो मधु को पजेस हालत में देखती है, जिसके बाद में डर के मारे क्यारा भागकर अपनी माँ के रूम में आकर सो जाती है। लेकिन वो इस बारे में अपनी माँ सोहिनी को कुछ नहीं बताती है। फिर अगले दिन मधु क्यारा को खुद नींद से उठाती है और अपने काम पर निकल जाती है। इस समय मधु को नॉर्मल देखकर क्यारा शॉक्ड थी, लेकिन वो मधु को भी कल रात के बारे में कुछ नहीं बताती है। फिर डॉक्टर सोहिनी हॉस्टल जाकर उन चारों लड़कियों से मिलती है और उनके कुछ टेस्ट करवाती है। वे चारों लड़कियां अपने घर और अपनी सिटी को मिस करती थी, लेकिन अभी भी उन्हें हॉस्टल में कैद होकर रहना पड़ रहा था और उसकी वजह वे लोग डॉक्टर सोहिनी को क्लियरली नहीं बताते हैं। लेकिन ये चारों लड़के अनु के ब्रेकअप के बारे में बातें कर रही थी। वो ये बताती है कि अनु ने एक रूम रेंट पर लिया था, लेकिन 31 दिसंबर को उसका ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद में वो यहाँ से निकल ही नहीं पाई। रीमा के मुताबिक उसने अनु को कई बार समझाया था
कि वो लड़का उसका फायदा उठा रहा है, वो उससे शादी नहीं करेगा। लेकिन छोटे शहर की लड़कियां बहुत जल्दी भरोसा करके अपना सब कुछ लुटा देती है। लेकिन डॉक्टर सोहिनी यहाँ पर रीमा को लेकर कंफ्यूज थी कि आखिर उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो अपने 6 साल की बेटी, अपने पति और अपनी फैमिली को छोड़कर और खुद 8 महीने प्रेग्नेंट होने के बाद भी इस हॉस्टल से नहीं निकलती है। रीमा के मुताबिक सिर्फ उसे ही पता है कि हॉस्टल के दरवाजे से बाहर पैर निकालने पर उसके पेट में मौजूद बच्चे को कितनी तकलीफ होगी। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे जिंदा चला रहा है, लेकिन सभी लोग इंक्लूडिंग उसका हस्बैंड को लगता है कि वो नाटक कर रही है। डॉक्टर सोहिनी को एना, जिसकी उंगली मिक्सचर में कटी थी, उससे पता चलता है कि अनु उसी के साथ में हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। 31 दिसंबर की रात को उन लड़कियों के बीच में कुछ फिजिकल फाइट हुई थी और उसके अगले दिन वो 5 लड़कियां बदल गई और सबसे ज्यादा अनु, जो कि अजीब बिहेव कर रही थी। रात को 3rd फ्लोर से अजीब अजीब आवाजें, दौड़ने की आवाज, चिल्लाने की आवाज हॉस्टल की बाकी लड़कियों को भी सुनाई देती है। लेकिन निकी के मुताबिक अनु को हेलुसिनेशन हो रहे थे और इसलिए उन लोगों ने उसे रूम में बंद कर दिया था। फिर डॉक्टर सोहिनी उन चारों लड़कियों को हॉस्टल गेट के पास में लेकर जाती है और उन्हें गेट से बाहर आने के लिए कहती है। बाकी तीनों लड़कियों की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन कोमल हिम्मत करके गेट से बाहर निकलती है, पर कुछ ही दूर जाते ही उसके चेहरे पर कोई इनविजिबल एंटिटी खरोच मार देती है। इसे देखकर कोमल के साथ साथ तीनों लड़के बहुत ज्यादा डर चुकी थी और डॉक्टर सोहिनी कोमल के चेहरे पर अचानक खरोच का निशान देखकर शॉक थी, जिसके बारे में वो वार्डन ग्रेसी को बताती है। सोहिनी के मुताबिक उन चारों लड़कियों के दिमाग में कोई खौफ है जो कि उनकी बॉडी के साथ में कुछ रिएक्शन करता है और इसलिए वे लोग हॉस्टल से बाहर नहीं जा पाते हैं। और शायद सबसे पहले इस खौफ का रिएक्शन अनु के साथ में हुआ था। लेकिन ग्रेसी के मुताबिक अनु हॉस्टल से सही सलामत निकली थी, वो खुद उसे छोड़ने गई थी। उसी के सामने अनु ने ट्रक के सामने आकर अपनी जान ली थी। फिर जब डॉक्टर सोहिनी हॉस्टल से बाहर निकलने वाली थी तो निकी उनके पास में आकर उनसे हेल्प मांगती है कि वो उसे इस हॉस्टल से बाहर निकाले। सोहिनी तब उसकी फैमिली के साथ में बात करके उसकी हेल्प करने का प्रॉमिस करती है। वहीं पर मधु अरुण से मिलने उनके रूम में जाती है, जहां पर मधु को अरुण से पता चलता है कि वो ग्वालियर गया था और उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर अपने उन दोस्त को ढूंढ निकाला था, जिससे उसने मधु की फोटो भेजी थी और उसने उससे बताया था कि मधु की फोटो उसने 3rd ईयर के ग्रुप में डाली थी। अब 3rd ईयर के लड़के कहाँ हैं, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। मधु को इस बात से अफसोस हो रहा था कि अगर वो उस समय हिम्मत करके उन लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करती तो वे सभी लड़के पकड़े जाते हैं। लेकिन अब मधु और अरुण उन लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने का प्लान कर लेते हैं। यहाँ पर फाइनली मधु अरुण को माफ कर देती है और अरुण के बहुत समझाने पर मधु उसे ब्रेकअप नहीं करती है, जिसके बाद में दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। और इस बार इंटीमेट होते समय दोनों को ही वो इंसिडेंट नहीं डराता है। इधर कांस्टेबल इलू हकीम से मिलने जाती है और हकीम की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इलू यहाँ पर हकीम से उसके बेटे जीवा के बारे में पूछती है। वो जानते हैं कि हकीम ने जीवा को इन गलत काम में फंसाया है और उन लड़कियों को हकीम नहीं मारा है और शायद उसी ने जीवा को कहीं पर कैद करके रखा है। लेकिन हकीम के मुताबिक उसे नहीं पता था कि जीवा कहाँ पर है। हाँ, लेकिन जीवा उसकी तरह ब्लैक मैजिक सीखना चाहता था, लेकिन जीवा की तरह पैसों के लालची लोग ब्लैक मैजिक नहीं सीख पाते हैं और इसलिए उसका सिखाने पर भी जीवा कुछ नहीं सीख पाया। बात रही उन लड़कियों की, तो वो उसकी बीमारी का इलाज है। जीवा कहीं न कहीं जरूर है, वो वापस जल्दी आ जाएगा। ये सब सुनकर इलू वहां से चली आती है। दूसरी तरफ मधु जब डॉक्टर सोहिनी के घर में थी तो उससे बाथरूम के दरवाजे में एक प्रेत नजर आता है और उसे देखकर डर के मारे चिल्ला देती है। उसकी चीख सुनकर कियारा जब उसी बाथरूम में आती है तब वो मधु बिल्कुल नॉर्मल थी और वो कियारा को बाय बोलकर वहां से निकल जाती है। मधु का बदलता बिहेवियर देखकर कियारा को बहुत ही शॉक लगा था। वो आजकल मधु से डरने भी लगी थी। इधर मधु जब सबवे जाने के लिए निकलती है तो उसे रास्ते में नकुल मिलता है जो उसे लिफ्ट ऑफर करता है। मधु उसके साथ में जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन नकुल के बहुत रिक्वेस्ट करने पर मधु उसके कार में बैठ जाती है। रास्ते में नकुल उसे उस रात वाले किस के बारे में बात करता है। उसके मुताबिक मधु उससे पसंद है और वो किस उसके लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन उसकी एंगेजमेंट बेला के साथ में हो चुकी है, इसलिए उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। पर मधु खुद नकुल के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी और ना ही उसे उनके बीच में हुए किस के बारे में कोई बातें करनी थी। उसकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और अब उसने डिसाइड कर लिया है कि वो उन लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करेगी। पुलिस कंप्लेंट की बात सुनकर नकुल का बिहेवियर अचानक से बदल जाता है और वो कार को एक सुनसान रास्ते पर घुमा लेता है। और अब जाकर फाइनली नकुल मधु को बता देता है कि वो वही नकुल है जो कि उसे क्लास 10th में गिफ्ट भेजता था। मधु ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए उसने उसकी औकात दिखाने के लिए अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसके साथ में गंदी हरकत की थी। नकुल के मुताबिक वो एजुकेट जॉब करने वाला इंसान है, ना कि कोई मोलिस्टर। मधु के साथ तो उसने सबक सिखाने के लिए वो सब किया था। उसे ग्रुप में मधु की फोटो देखकर गुस्सा आया था। मधु ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अरुण को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। क्या अरुण उससे बेटर था और इसलिए उसने मधु का सबक सिखाना जरूरी समझा। ये सब सुनकर मधु बहुत ज्यादा डर चुकी थी। ऊपर से उसके कहने पर भी नकुल कार नहीं रोक रहा था और वो उसका फोन छीनकर उसे मारने पीटने लगता है। साथ ही वो अपने दोस्त राज और रवि को भी कॉल करके एक अबेंडन प्लेस पर बुला लेता है। ये वही दोस्त थे
जिन्होंने उस दिन उसके साथ में मिलकर ये कांड किया था। वहाँ पर पहुंचते ही मधु नकुल की आंखों में पेपर स्प्रे करके कार से निकलकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वहाँ पर राज और रवि दोनों आ चुके थे, जिसके बाद में वे तीनों मधु को बुरी तरीके से मारते हैं। इतनी चोट लगने के बाद में मधु बेहोश हो जाती है। फिर नकुल और रवि मधु को जान से मारने का डिसाइड करते हैं, लेकिन पहले राज कंफर्म करना चाहता था कि मधु को उनके बारे में पता है या नहीं। अगर उन लोगों ने गलती से मधु को मार दिया तो वे लोग एक पिस्ट के साथ साथ मर्डर भी बन जाएंगे। उन सभी में इसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो रही थी कि तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि मधु वहाँ से गायब है, जिसके बाद में वे लोग अलग अलग होकर मधु को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज हो चुकी थी और मधु उनसे जान बचाने के लिए यहाँ वो भाग रही थी, लेकिन फाइनली उसे रवि पकड़ लेता है और जान से मारने की कोशिश करता है। साथ ही उसने राज को कॉल करके वहां तक आने के लिए कह दिया था। इसी दौरान मधु अचानक से परेशान हालत में आकर रवि के गले का मांस काट कर खा जाती है और उसे जान से मार देती है। यह राज नकुल को कॉल करके वहां से निकलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसी समय उसका फोन ऑफ हो जाता है और तब तक मधु भी उसके सामने आ चुकी थी। राज उसे उसकी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था, तो इसलिए मधु उसे छोड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन राज उसे पीछे से वार करने की कोशिश करता है, जिससे कि मधु उसका हाथ तोड़ देती है और उसे उठाकर वहां पर मौजूद एक जेसीबी की तरफ फेंकती है, जिससे जेसीबी की ब्लेड राज की बॉडी के आर पार हो जाती है और राज तड़प तड़प कर मारा जाता है। राज की चीखें सुनकर जब नकुल वहां पर पहुंचता है तो वो राज को इतने भयानक तरीके से मरता हुआ देखकर डर जाता है। फिर इसके बाद में अपने कजिन भाई रवि की डेड बॉडी को देखकर भी नकुल के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मधु जैसी कमजोर लड़की ने इतने ताकतवर लड़कों को इतनी भयानक मौत कैसे मारा। ये सब देखकर नकुल वहां से अपनी कार लेकर निकल जाता है, तो वहीं मधु इस काली रात के भयानक तूफान में अकेली हॉस्टल की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ इलू पुलिस स्टेशन आती है। उसे ऐसा लगा था कि उसके सीनियर ऑफिसर उससे नाराज होंगे। वो उन्हें क्लैरिफिकेशन देती है कि वो उन मिसिंग लड़कियों के केस में बिजी थी। वो तो इलू को बैठाकर बहुत ही अफसोस से उसे जीवा की डेड बॉडी मिलने की खबर देता है। उसकी डेड बॉडी सड़ी गली हुई जमुना नदी के किनारे 6 महीने पहले मिली थी। कोई भी उसकी बॉडी को क्लेम करने नहीं आया था और इसलिए उस एरिया के पुलिस स्टेशन ने उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। उसकी डेड बॉडी की फोटो देखकर इलू रोने लगती है। उसका बेटा भले क्रिमिनल हो, लेकिन इलू उससे बहुत प्यार करती थी। फैमिली के नाम पर उसका बेटा ही सब कुछ था। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 5 भी खत्म होता है। एपिसोड के 6th चैप्टर का नाम था द ट्रैप, जिसकी शुरुआत 3rd फ्लोर के 4 लड़कियों से होती है। उनके बीच में मधु को लेकर आर्गुमेंट हो रही थी। एक तरफ नेकी मधु को इन सब में फंसाने को लेकर उन सभी से गुस्सा थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी तीनों लड़कियों के मुताबिक उन्हें अब खुद के बारे में सोचना होगा। खुद को बचाने के लिए और इस हॉस्टल से निकलने के लिए उनके पास में कोई चॉइस नहीं है। वो लोग आर्गुमेंट कर ही रहे थे कि तभी उन्हें 3rd फ्लोर के कॉरिडोर से आवाज सुनाई देती है। वे लोग जब बाहर जाकर देखती है तो उन्हें मधु पजेस हालत में दीवार पीटते हुए दिखाई देती है। उन्हें देखकर मधु उनके ऊपर अटैक करने आती है और तब वे लोग जल्दी से अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लेती है। मधु का ये रूप देखकर वे चारों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। इधर इलू अपनी दोस्त वार्डन ग्रेसी के रूम में ड्रिंक कर रही थी। वो अपने बेटे जीवा की मौत से काफी टूट चुकी थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हकीम को सजा देगी, क्योंकि उसी ने उसके बेटे के साथ में कुछ किया होगा। ग्रेसी को जीवा की मौत का दुख तो था, लेकिन उसके मुताबिक जीवा पहले से क्रिमिनल था और वही लड़कियों को हकीम के पास में लेकर जाता था और लड़कियों की डेड बॉडी को वही ठिकाने लगाया करता था। जीवा कभी भी अपनी माँ इलू से प्यार नहीं करता था। हर समय उसे गाली देता और झगड़ता था। वो बाकी समय कोई न कोई क्राइम करता या फिर हॉस्टल की लड़कियों को हरास करता था। वो कभी अच्छा बेटा और अच्छा इंसान नहीं बन पाया, तो इलू को भी उसके लिए ज्यादा दुख मनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे के लिए ऐसी बातों को सुनकर इलू गुस्से में ग्रेसी की तरफ एक कप फेंकती है, लेकिन लकीली वो कप ग्रेसी को नहीं एक्वेरियम में लगता है और एक्वेरियम टूट जाता है। उसका बेटा भले ही कितना बड़ा क्रिमिनल हो, इलू अपने बेटे के खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती थी। उसके मुताबिक ग्रेसी जीवा से नफरत करती थी, क्योंकि ग्रेसी का कोई पति नहीं था और ना ही उसका कोई बच्चा था। उसके पास एक अच्छी फैमिली थी, इसलिए ग्रेसी जीलस थी। अपने पति को छोड़ने के बाद में जब वो सिंगल मदर थी, तब ग्रेसी ने उसके बेटे जीवा को संभालने के लिए हेल्प तक नहीं की। एक हॉस्टल की वार्डन बनकर वो खुद को बहुत ही पावरफुल समझती है, लेकिन रियलिटी में वो कुछ नहीं है। इलू की बातें सुनकर ग्रेसी को बहुत ही हर्ट होता है। वो इलू से कहती है वो कुछ भी है, लेकिन कम से कम वो एक मर्डर की माँ तो नहीं है। ग्रेसी की बातें सुनकर इलू वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर अगले दिन मधु की नींद 3rd फ्लोर के कॉरिडोर में खुलती है और वो अपनी बॉडी में बहुत सारे जख्मों को नोटिस करती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो हॉस्टल कैसे पहुंची और कॉरिडोर के फ्लोर पर वो क्यों सोई थी। कुछ ही देर के बाद में हॉस्टल के बाहर उसे मिलने अरुण आता है। कल से मधु को कोई भी पता नहीं था और इसलिए अरुण बहुत ही परेशान था। जिसके बाद में मधु कल उसके साथ में जो कुछ भी बुरा हुआ वो अरुण को बताती है कि नकुल, उसका कजिन भाई रवि और उसका दोस्त राजी उसके गुनहगार हैं। पुलिस कंप्लेन की बात सुनकर नकुल और वो दोनों उसे एक अबेंडन प्लेस पर लेकर गए और वहां पर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मधु ने रवि और राज को ही जान से मार दिया।
उसे नहीं पता कि उसने कैसे इतना ताकतवर लड़कों को मारा, बट उसे लगता है कि उसके रूम में जो पहले लड़की रहती थी उसके घोस्ट ने उसकी हेल्प की थी। उसके रूम में अनु की वही घोस्ट है। अरुण को भी इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो पहले ही उन लड़कों के खिलाफ कंप्लेन करवाना चाहता था, लेकिन मधु को कोई भी कंप्लेन करके खुद जेल नहीं जाना था, क्योंकि उसने तो खुद ही उनमें से 2 लड़कों को मार दिया था। यहाँ पर अजीब बात यह थी कि मधु को कल रात की कुछ भी बातें याद नहीं थी, जैसे कि पोजीशन के टाइम मधु की सोल और माइंड सो जाती हो। इन सब चीजों से मधु बहुत ही डिस्टर्ब हो चुकी थी और तब अरुण उसे उसका सामान पैक करने को कहता है ताकि मधु अब से उस रूम में नहीं रह सके। फिर वो मधु को 1 घंटे में वापस आने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में जब मधु हॉस्टल के अंदर जाती है तो उसका सामना रिमी और स्वेटलाना से होता है। वो उन दोनों से उसके रूम में हो रहे अजीब चीजों के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे तो कोई आइडिया नहीं है कि उसके साथ में ये सब कुछ चीजें क्यों हो रही है, और दिन ब दिन वो पागल होती जा रही थी। तो वे दोनों मधु को हकीम का एड्रेस देकर उसके पास जाने को कहते हैं। उनके मुताबिक सिर्फ वही मधु और उनकी हेल्प कर सकता है। वे लोग हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन मधु हकीम के पास जाकर उनकी हेल्प ले सकती थी। तभी वहाँ पर वार्डन ग्रेसी आती है, जिन्हें मधु हॉस्टल छोड़कर जाने के बारे में कहती है। उसके जाने के बाद में ग्रेसी रीमा और स्वेटलाना को भी उनका सामान पैक करने को कहती है, क्योंकि आज निकी को भी उसकी फैमिली लेने के लिए आने वाली थी। मधु भी यहाँ से जा रही थी, तो उन्हें और कोमल को भी जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो हमेशा तो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, और स्पेशली रीमा को अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर किसी हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। वहीं पर इलू जीवा के मर्डर केस को लेकर अपने सीनियर ऑफिसर से बात करने के लिए रुकी हुई थी। वहीं पर एक माँ बेटे को देखकर इलू अपने बेटे जीवा के बारे में सोचकर इमोशनल होती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर इलू को उसके सीनियर ऑफिसर के केबिन में लेकर जाता है, लेकिन इस समय सीनियर ऑफिसर उस एरिया के पॉलिटिशियन के मिसिंग बाइक को ढूंढने में बिजी था, तो जीवा के केस को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने में उन्हें टाइम लगेगा। इलू जब देखती है कि उस पॉलिटिशियन का भाई और कोई नहीं बल्कि भल्ला ही है, तो उसे याद आता है कि भल्ला को उसने एक बार हकीम के घर से निकलता देखा था। जिसके बाद इलू ये बात अपने सीनियर ऑफिसर को बताती है। इस इन्फॉर्मेशन की मिलते ही पूरी पुलिस फोर्स हकीम के घर के लिए निकल जाती है। इधर दूसरी तरफ हॉस्टल से निकी को ले जाने के लिए उसकी फैमिली आई हुई थी। डॉक्टर सोहिनी और हॉस्पिटल के कुछ लोग भी आए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर सोहिनी के मुताबिक इन लड़कियों के माइंड उन्हें हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देते हैं और बॉडी के साथ में रिएक्शन करके उन्हें चोट पहुंचाते हैं। अगर उन्हें बेहोश करके सुला दिया जाए तो हॉस्टल से बाहर ले जाया जा सकता है। तब वो सोया हुआ ब्रेन कुछ रिएक्ट कर नहीं पाएगा और वो आराम से हॉस्टल से निकल पाएगी। डॉक्टर सोहिनी के एडवाइस को फॉलो करके हॉस्पिटल स्टाफ निकी को बेहोशी का इंजेक्शन देती है, लेकिन बेहोश होने से पहले निकी अपनी बहन तनिषा को वार्न करती है कि अगर उसे कुछ हुआ और उसकी बॉडी ने कुछ रिएक्ट किया तो वे लोग उसे हॉस्टल लेकर आ जाएंगे और तब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नहीं तो हॉस्टल के बाहर मर सकती है। फिर कुछ ही देर में निकी के बेहोश होने के बाद उसे एम्बुलेंस में हॉस्टल भेज दिया जाता है। एम्बुलेंस के पीछे कार में डॉक्टर सोहिनी वार्डन ग्रेसी भी हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत सारी पुलिस और मीडिया दिखाई देती है, जो कि रवि और राज की बॉडी को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। वो अबेंडन प्लेस हॉस्टल से कुछ ही दूर पर था, जहाँ पर कल रात मधु ने उन लोगों को मारा था। पुलिस और मीडिया राज और रवि की डेड बॉडी की हालत देखकर शॉक्ड थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये काम किसी एनिमल का है या किसी इंसान का। तो वही मधु हकीम के घर पर पहुंच चुकी थी। मधु ने एक बार सपने में हकीम के घर का दरवाजा देखा था और इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगा था। तभी बब्बन उसे देखकर घर के अंदर लेकर जाता है। फिर मधु को एक जगह पर बैठाकर बब्बन बेसमेंट में जाकर मधु के आने के बारे में हकीम को कहता है। उस समय हकीम भल्ला की डेड बॉडी को प्लास्टिक में भर रहा था। मधु के आने की बात सुनकर हकीम बहुत ही खुश हो जाता है और वो मधु से मिलने जाता है। मधु उन्हें देखकर अपने प्रॉब्लम्स बताती है। उसे जो बुरे सपने आते हैं उसके साथ आजकल हॉस्टल में जो कुछ भी हो रहा है वो सब मधु हकीम को बताती है। हकीम के मुताबिक उस रूम में कोई घोस्ट है और उसने भी उस घोस्ट को फील किया था। बात करते करते हकीम अपने घर की खिड़कियों को बंद कर रहा था और अचानक से उस रूम का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है, जिसे देखकर मधु डर के वहां से जाने के लिए बहाना बनाने लगती है, लेकिन वो दरवाजा खुलता ही नहीं है। हकीम उसके सामने खड़ा था। फिर कुछ देर के बाद में हम मधु को बेसमेंट में बेहोश देखते हैं, जहाँ पर हकीम खुद की बीमारी ठीक करने के लिए मधु को सेक्रीफाइस करने की तैयारी कर रहा था। वो मधु का गला काटने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ पर इलू पुलिस को लेकर आ गई थी, क्योंकि वे लोग वहाँ पर भल्ला को ढूंढ रहे थे। इसलिए हकीम का काम रुक जाता है। पुलिस बाहर छानबीन कर रही थी और बेसमेंट में हकीम चुपचाप बिना आवाज के खड़ा हुआ था ताकि पुलिस को उसका पता न चले। तब मधु को भी होश आ चुका था, लेकिन हकीम चाकू दिखाकर उसे चुप करवा रहा था। पुलिस को जब घर में हकीम का कोई अता पता नहीं चलता है तो वहाँ से बाहर चली आती है। इलू भी बाहर जा रही थी कि तभी उसे मधु की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि बेसमेंट में मधु खुद को बचाने के लिए हकीम के साथ में लड़ रही थी। और इलू उस आवाज को फॉलो करके इलू को एक अलमारी के पीछे से बेसमेंट तक जाने का रास्ता मिल जाता है। इलू जब बेसमेंट में जाती है तो हकीम को मधु को छोड़ने की धमकी देती है और चिल्लाकर बाकी पुलिस वालों को बेसमेंट में बुला लेती है। हकीम भी मधु को छोड़ देता है। इस दौरान इलू और हकीम बेसमेंट में थे, जहाँ पर हकीम इलू को जीवा के घोस्ट और उससे मिलवाने का लालच देता है। साथ ही वो इलू को ये भी कहता है कि जीवा की मौत मधु के रूम में ही हुई है, इसलिए वार्डन ग्रेसी वहाँ उसे जाने नहीं देती है। अपने बेटे जीवा के घोस्ट से बात करने के लालच में इलू हकीम को भागने से नहीं रोकती है
और हकीम वहाँ पर मौजूद एक सीक्रेट दरवाजे से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम निकी को देखते हैं जो कि बेहोश हॉस्पिटल में थी और उसके ब्रेन का MRI हो रहा था। हॉस्टल में तीनों लड़कियां निकी को लेकर परेशान भी थे और ग्रेसी उन्हें फोन पर निकी के सही सलामत होने के बारे में अपडेट देती है। निकी हॉस्टल के बाहर बिल्कुल सही थी और ये जानकर तीनों लड़कियां बहुत ही खुश होती है। उनमें हॉस्टल से बाहर रहने के लिए एक नई उम्मीद जाग चुकी थी और वे लोग हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड थे। तभी अंदर दरवाजे में डॉक्टर सोहिनी को निकी की बॉडी में थोड़ी मूवमेंट नजर आती है और अचानक से MRI मशीन के अंदर ही निकी का ब्रेन ब्लास्ट हो जाता है। निकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारी जाती है और डॉक्टर सोहिनी के साथ साथ बाकी डॉक्टर दरवाजा खोलकर निकी को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो दरवाजा खुलता है और ना ही मशीन ऑफ होती है। उनमें से कोई भी निकी को नहीं बचा पाता है और तब तक निकी की फैमिली वार्डन ग्रेसी के साथ साथ हॉस्टल की 3 लड़कियों को भी निकी की मौत के बारे में पता चल चुका था। वे लोग निकी की मौत के बारे में सुनकर हॉस्टल से बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर निकी की मौत भी इतनी भयानक हुई है तो उनकी मौत कितनी भयानक होगी। वहीं पर मधु हॉस्पिटल में थी जहाँ पर अरुण उसके साथ था और इलू उसका स्टेटमेंट ले रही थी। अरुण इलू को बता रहा था कि उन तीनों लड़कियों ने हकीम के साथ में मिलकर मधु को मारने का प्लान किया था और इसलिए उन लोगों ने मधु को हकीम के पास भेजा। लेकिन इलू का ध्यान इन सब बातों में नहीं बल्कि मधु के रूम में कोई घोस्ट है इसमें था। वो हकीम की बात को कंफर्म करना चाहती थी कि क्या सच में मधु के रूम में जीवा का घोस्ट है, लेकिन इस समय मधु इलू को कुछ नहीं बताती है। फिर इलू के जाने के बाद अरुण मधु को डिस्चार्ज पेपर लेने जाता है और वहाँ पर हॉस्पिटल के टीवी में उस 2 लड़कों की डेड बॉडी मिलने की खबर मिलती है। उनकी कार ग्वालियर मध्य प्रदेश की थी। ये जानकर अरुण समझ जाता है कि मधु इन्हीं 2 लड़कों को मारने के बारे में उससे बातें कर रही थी। वो जाकर ये बात मधु से कंफर्म भी करता है कि वो लड़के ग्वालियर से थे कि नहीं। अरुण उसे किसी भी पुलिस केस में फंसा हुआ नहीं देखना चाहता था, तो इसलिए वो मधु के साथ में ग्वालियर चलने के लिए कहता है। लेकिन मधु अब फिर से उस शहर में वापस नहीं जाना चाहती थी। तभी वहाँ पर बेला आती है मधु के हालचाल पूछने के लिए। उसके साथ में नकुल भी आया था, लेकिन वो बाहर खड़ा हुआ था। जिसके बाद में अरुण मधु को बेला के पास में छोड़कर बाहर जाता है। वहाँ पर उसका सामना नकुल के साथ में होता है। नकुल वो रेपिस्ट है ये जानकर अरुण उसके साथ में फाइट करता है और मधु के रेप को लेकर नकुल के खिलाफ पुलिस केस करने को कहता है। लेकिन नकुल इन सब धमकियों से डरने वाला नहीं था। आखिर उसके दोस्तों को मधु नहीं मारा था। मधु के केस में जेल जाने से पहले मधु खुद ही मर्डर केस में जेल जाएगी। ये बात सुनकर अरुण भी सोच में पड़ जाता है। नकुल के खिलाफ सब कुछ पता होने के बाद भी वो उसे पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था, लेकिन मधु ऐसी नहीं है। नकुल और बेला जब उन्हें अरुण के रूम तक छोड़ने जा रहे थे तब रास्ते में मधु बेला को नकुल के नाम लिए बिना उसके गुनहगार के बारे में सारी बातें बताने लगती है कि वो लड़का कुछ साल पहले उसे गिफ्ट भेजता था। वो ग्वालियर के बॉयज हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल के लड़के उसे बुली करते थे, तो वो उसे कॉल करके रोता था। वो उसके सामने कभी नहीं आया और जब उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो उस लड़के ने उसे धमकी भरा लेटर दिया और 1 साल पहले उसने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर उसका रेप किया और अपनी बातों का बदला लिया। ये सब सुनकर नकुल बहुत ही नर्वस हो गया था और बेला के सामने अपनी सच्चाई आने से डर रहा था। वो जल्दी जल्दी में उन्हें अरुण के घर पहुंचा देता है, लेकिन कार में निकलने से पहले बेला को नकुल के ही वो लड़का होने के बारे में हिंट देती है। नकुल जरूर दिल्ली का है, लेकिन वो 2 साल ग्वालियर के बॉयज हॉस्टल में रहा था। ये सुनकर बेला शॉक्ड थी, लेकिन मधु उसे कुछ और बोल पाती। उससे पहले ही नकुल वहाँ से कार लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर सोहिनी निकी की इस भयानक मौत को लेकर डर चुकी थी। वो किसी भी तरह उन 3 लड़कियों को बचाना चाहती थी, लेकिन वार्डन ग्रेसी उन्हें उन 3 लड़कियों से निकी की मौत से वो बहुत ही दुखी थी और ऊपर से निकी की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर थी और उसने अपने कनेक्शन से हॉस्टल को बंद करवाने का नोटिस दिया था। उन्हें अब कुछ ही समय में इस हॉस्टल को छोड़ना होगा। तभी डॉक्टर सोहिनी न्यूज में हकीम के घर में लड़कियों की बॉडीज मिलने और उनके सेक्रीफाइस करने के बारे में सुनती है। पुलिस हर तरफ हकीम को ढूंढ रही थी और बल्ला की डेड बॉडी भी उन्हें हकीम के घर पर ही मिली थी। इधर इलू को जीवा के लास्ट फोन कॉल लोकेशन से पता चलता है कि जीवा मरने से पहले उसी गर्ल्स हॉस्टल में था। वहीं पर वार्डन ग्रेसी उन 3 लड़कियों के पास में आती है और उस रात इस हॉस्टल में क्या हुआ इस बारे में पूछती है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है इन सबका जवाब इन लड़कियों के पास में ही था। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 6 भी खत्म होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ये मूवी बहुत ही स्लो शुरू होती है, लेकिन इसने अपने अंदर बहुत ही गहरे राज छुपाए हुए हैं जो कि धीरे धीरे ही खुलते हैं और इसलिए सीरीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि हमें अगले लेवल पता ही नहीं होता है कि अब आगे क्या आने वाला है। तो खैर इस वीडियो का हम यहीं पर अंत करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा इसके आखिरी 2 एपिसोड के साथ में। तो चलिए उसका वेट कीजिए। एपिसोड 7 का नाम है हैप्पी न्यू ईयर, जिसकी शुरुआत 6 महीने पहले से होती है, जहाँ पर जीवा हॉस्टल में पेंट का काम करवा रहा था और वो 3rd फ्लोर की लड़कियों पर भी बुरी नजर रख रहा था। इधर अनु, कोमल, रिमी, निकी और स्वेटलाना अपनी आपस में ही मस्ती कर रहे थे। तभी उनके पास में जीवा आता है ये पूछने के लिए कि बाकी के कलर कहाँ पर लगाना है। तब वो 5 लड़के अपने हाथों में कलर लगाकर दीवार पर हाथों के निशान लगा रही थी ताकि उनकी फ्रेंडशिप की मेमोरी हमेशा इस हॉस्टल में रह जाए और उनकी फ्रेंडशिप की कहानी ये हॉस्टल खुद बताए। इस दौरान जीवा के हाथ में चोट लग जाती है
और तब अनु उसकी हेल्प करती है और उसका जख्मों पर बैंडेज लगाती है। तब भी जीवा अनु को अजीब तरीके से देख रहा था। फिर जीवा के पॉकेट से वही लेजर लाइट गिर जाती है, जिससे वो लड़का समझ जाती है कि जीवा ही उनके ऊपर लेजर पॉइंट करके हर रात उन्हें परेशान करता था। फिर वो लड़कियां जीवा के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, उससे बहुत डांटती है और रीमा उसे थप्पड़ मार देती है। जीवा भी चुप नहीं रहने वाला था, वो भी उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद में 31 दिसंबर का दिन था। सुबह निक्की, कोमल, रिमी, अनु और स्वेटलाना ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तब कोमल कैंटीन के मालिक राजेश को न्यू ईयर के लिए रात को कुछ अच्छा खाना बनाने के लिए कहती है, लेकिन रात के समय तो हॉस्टल में कोई भी नहीं रहेगा, सभी न्यू ईयर की पार्टी में बिजी रहेंगे। एना और सारला उन्हें उनके साथ में पार्टी करने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वे लोग इसके लिए मना कर देते हैं। सभी जानते थे कि लड़कियां इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है कि वे लोग न्यू ईयर को साथ में ही मनाएंगे और इसलिए कोई उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करता है। यह अनु बाकी चारों लड़कियों को न्यू ईयर पार्टी के लिए अपने नए रूम में इन्वाइट करती है। वो अपने नए अपार्टमेंट में अपनी नई लाइफ की नई शुरुआत अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में करना चाहती थी। स्वेटलाना, निकी और कोमल तो पार्टी के लिए मान जाती है, सिर्फ रिमी पार्टी के लिए नहीं मानती है, क्योंकि उसे आज अपने ससुराल जाना था न्यू ईयर को अपनी फैमिली और अपनी बेटी के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। वे लोग थोड़े टाइम के लिए सही रिमी को उसकी बेटी मिमी के साथ में आने के लिए कहते हैं, लेकिन रिमी अपनी बेटी को पार्टी में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि वे लोग वहाँ पर ड्रिंक और स्मोकिंग करेंगे। उनके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद भी रिमी उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है और अपनी बेटी से मिलने चली जाती है। रिमी की फैमिली नोएडा में रहती है और वो दिल्ली में जॉब करती है। इतने दिनों के बाद में आज अपनी बेटी से मिलकर रिमी बहुत ही खुश थी। वो मिमी के साथ में बहुत सारी शॉपिंग करती है। फिर जब उसका हस्बैंड उसे लेने के लिए आता है, वो घर जाने के पहले डॉक्टर के पास में जाने को कहता है, जो सुनकर रिमी थोड़ी टेंशन में आ जाती है और काम का बहाना बनाकर घर जाने से मना कर देती है। उसका हस्बैंड कपिल इस बात से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद में रिमी अनु के नए रूम में आती है और आते ही वो उसे खाना मांगती है, क्योंकि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर अचानक रिमी रोने लगती है और अनु के पूछने पर वो उसके ससुराल में इतने सालों से चल रहे टॉर्चर के बारे में बताती है। असल में रिमी जब भी प्रेग्नेंट होती है तो उसके ससुराल वाले इंक्लूडिंग उसका हस्बैंड कपिल भी डॉक्टर के पास में जाकर उसका बच्चा मेल है या फीमेल है ये पता लगवाता है। अगर बच्चा फीमेल है तो उसका अबॉर्शन करवा देते हैं और आज भी कपिल इसी वजह से उसे डॉक्टर के पास में ले जाना चाह रहा था, इसलिए वो काम का बहाना करके उसके साथ में घर नहीं गई और इसी वजह से डॉक्टर के पास जाने की बात सुनकर रिमी उस समय परेशान हो गई थी। लेकिन कुछ भी हो, रिमी इस बार अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती थी। उसे अपने हस्बैंड के साथ में रहना भी पसंद नहीं था, सिर्फ अपनी बेटी मिमी के लिए वो उनके साथ में रह रही थी। ये सारी बातें सुनकर अनु उसे कंफर्ट करती है। दूसरी तरफ हम इलू को देखते हैं, जो कि बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी। वो आज अपनी बेस्ट फ्रेंड वार्डन ग्रेसी के साथ में न्यू ईयर पार्टी करने वाली थी। इसी बात को लेकर जीवा उसे टोकता है। तब इलू उसे कहती है कि वो उसके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकती है। उसके मुताबिक अगर उसका बेटा जीवा उसके साथ में न्यू ईयर पार्टी करेगा तो वो अच्छा टाइम बिताने के लिए बाहर क्यों जाएगी। यहाँ पर रिमी और अनु उसकी बालकनी में थे और उसकी बालकनी से उसका बॉयफ्रेंड विनय का घर दिखाई देता था। अनु ने ये अपार्टमेंट विनय के आसपास रहने के लिए रेंट पर लिया था, लेकिन आज उसके घर में इतनी रौनक थी और इतने सारे लोगों को देखकर रिमी इस बारे में अनु से पूछती है। तब अनु उसे बताती है कि विनय के घर में कोई पूजा है और उसके रिलेटिव वहाँ पर आए हैं। ये सुनकर रिमी शॉक्ड थी। अनु इतना सालों से विनय की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन विनय ने ना तो उसके रिलेशन के बारे में अपने घर पर बताया और ना ही आज तक उसे अपने घर पर इन्वाइट किया। रिमी फिर उसे विनय से दूर रहने के लिए कहती है। उसके मुताबिक विनय सिर्फ उसका यूज कर रहा है। अगर वो उससे प्यार करता तो वो उसे एक दोस्त की तरह अपने फैमिली फंक्शन में बुला सकता था, लेकिन अनु के मुताबिक उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है, वो उसे कभी धोखा नहीं देगा। वो अच्छा टाइम देखकर उनके रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देगा। वहीं बाहर लाना, कोमल और निक्की पार्टी के लिए खाने का सामान ले रहे थे। वहीं पर कुछ लड़के स्वेटलाना को गंदी बातें कहकर छेड़ रहे थे, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर से थी। साथ ही वे लोग कोमल को देखकर भी कुछ बातें बना रहे थे। लड़कियां यहाँ पर उन लड़कों को इग्नोर करके अनु के रूम में आ जाती है। स्वेटलाना रिमी के लिए वेज खाना लेकर आई थी, क्योंकि उसे पता था कि रिमी न्यू ईयर अपने टॉक्सिक हस्बैंड और इन लोगों के साथ में स्पेंड नहीं करेगी। जिसके बाद पांचों लड़कियां न्यू ईयर पार्टी करने लगती है। उन लोगों ने अनु के रूम को बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया था। फिर वे लोग पार्टी कर ही रहे थे कि तभी वहां पर वही लड़के आते हैं जिन्होंने कुछ देर पहले स्वेटलाना, कोमल और निकी को छेड़ा था। उनमें से एक लड़का सनी अनु के अपार्टमेंट के ओनर का बेटा था, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ में अनु के रूम में उनके साथ में न्यू ईयर पार्टी करने की जिद करता है, जिसके लिए लड़कियां बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। तब सनी अनु को रूम से निकाल देने की धमकी देता है। वैसे भी उन्होंने सिर्फ अनु को रूम की चाबी दी थी, पेपर अभी भी साइन नहीं हुए थे और इसलिए वे लोग अपनी मर्जी से इस रूम में कभी भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली अनु के साथ में फ्रॉड हुआ था। ऊपर से लड़के निकी के हकलाने का, स्वेटलाना के नॉर्थ ईस्टर से होने का मजाक बना रहे थे और कोमल को भी छेड़ रहे थे। इन सभी बातों को लेकर उनके बीच में बड़ी आर्गुमेंट होती है और तब तक वहाँ पर आसपास के नेबर भी आ चुके थे। अनु के अपार्टमेंट का ओनर और यहाँ तक कि अनु का बॉयफ्रेंड विनय भी आ चुका था। यहाँ पर लड़कों की फॉल्ट जरूर थी, लेकिन ओनर अपने बेटे सनी और उसके दोस्तों की साइड लेता है और वो भी स्वेटलाना के नॉर्थ ईस्टर से होने के ऊपर सवाल उठाता है
कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। फिर उन लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि कोमल प्रोस्टिट्यूट का काम करती है और इसलिए वो लड़के कोमल को बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन कोमल के मुताबिक उसका प्रोस्टिट्यूट होना अगर गलत है तो उन लड़कों का पैसे लेकर उसके साथ में इंटीमेट होना भी गलत है। वे लोग अगर इतने अच्छे होते हैं तो प्रोस्टिट्यूट के पास में क्यों आते हैं और रास्ते में लड़कियों को क्यों छेड़ते हैं। लेकिन फ्लैट का ओनर लड़कों के बारे में इन सब बातों को जानकर भी उनकी साइड लेता है और अनु को चारों लड़कियों के साथ में रूम से निकाल देता है। फिर वहां से निकलने के बाद चारों लड़कियां बहुत ही गुस्सा थी। स्वेटलाना सबसे ज्यादा अनु के ऊपर गुस्सा थी क्योंकि उसने ओनर को पहले से उसके नोटिस होने के बारे में नहीं बताया, जबकि वो भी कुछ दिनों में उसके साथ में रूम में शिफ्ट करने वाली थी। जब भी नॉर्थ ईस्ट से होने के कारण लोग स्वेटलाना को घूरते हैं, इस बात का स्वेटलाना को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर चारों लड़कियां हॉस्टल जाने के लिए एक ऑटो में बैठती है, लेकिन अनु अपने बॉयफ्रेंड विनय से बात करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। ये सुनकर वो लोग अनु के ऊपर और गुस्सा करती है। विनय वही था, लेकिन फिर भी उसने अनु के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो कैसा बॉयफ्रेंड हुआ। लेकिन अनु को अभी भी विनय के साथ में ये हंगामा क्लियर करना था ताकि विनय उससे नाराज न हो। जिसके बाद रिमी, कोमल, निकी और स्वेटलाना ऑटो में बैठकर हॉस्टल के निकल जाते हैं और अनु जाती है विनय से बात करने के लिए उसकी बिल्डिंग के टेरेस पर। बहुत देर तक कॉल करने के बाद अब जाकर विनय उससे मिलने आता है और वो आते ही उसके घर के पास उससे बिना पूछे अपार्टमेंट रेंट पर लेने को लेकर एक प्रोस्टिट्यूट और एक नॉर्थ ईस्ट के फ्रेंड होने को लेकर अनु के ऊपर गुस्सा करने लगता है। लेकिन अनु भी उससे डिसअपॉइंटेड थी। अगर विनय उसी समय उसका स्टैंड लेता, उसके बारे में सबको बताता, तो लोग उन्हें कैरेक्टरलेस लड़कियों की तरह ट्रीट नहीं करते। पर यहाँ पर विनय भी सबकी तरह अनु और उनके दोस्तों की गलतियां निकाल रहा था। तभी अनु विनय के हाथ में एंगेजमेंट रिंग देखती है, मतलब कि आज विनय के घर में कोई पूजा नहीं बल्कि उससे एंगेजमेंट थी और इसलिए अनु को वहाँ पर नहीं बुलाया गया। अनु समझ जाती है कि उसके दोस्त विनय के बारे में सच कहते थे। इतने सालों से विनय उसे यूज कर रहा था और इसलिए उससे अनु का उस घर के पास में रहना तक पसंद नहीं था। उसे शुरू से अपने घर वालों के हिसाब से अरेंज मैरिज करना थी और इसीलिए उसने अनु की बात कभी भी अपने घर वालों को नहीं बताई। अगर आज अनु को उसके एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं चलता तो विनय आगे भी उसे इसी तरीके से धोखे में रखता और वो उसका यूज करता रहता। इन सब से अनु बहुत ही हर्ट होती है और वहां से चली आती है। फिर इधर ऑटो में आज के इंसिडेंट को लेकर लड़कियां एक दूसरे के साथ में झगड़ा कर रही थी। ऑटो ड्राइवर को उनके झगड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो उनके झगड़े को उनकी बेटियों के साथ में कंपेयर कर रहा था। लेकिन जब निकी स्मोक करने लगती है तो वो ऑटो ड्राइवर उन्हें गाली देकर बीच रास्ते में छोड़ देता है। फिर जब वो पैदल चलकर हॉस्टल की तरफ जाने लगती है तो रास्ते में कई लड़के उन्हें छेड़ते हैं। दूसरी तरफ हम जीवा और बबन हॉस्टल के पास वाले जंगल में देखते हैं, जहाँ पर जीवा बबन को उसके साथ हॉस्टल के अंदर चलने को कहता है ताकि वो दोनों थर्ड फ्लोर की लड़कियों को सबक सिखा सके और जीवा अपने इंसल्ट का बदला उनसे ले सके। लेकिन बबन इन सभी में फंसना नहीं चाहता था और इसलिए वहां से चला आता है। फिर कुछ देर के बाद में जब अनु हॉस्टल पहुंचती है तो जीवा उसके ऊपर फिर से लेजलाइट मारता है। अपने ब्रेकअप को लेकर अनु वैसे गुस्से में थी और अब जीवा की ये बदतमीजी देखकर अनु और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो जीवा को हॉस्टल के अंदर आने का चैलेंज करके उससे गाली देकर अंदर चली जाती है। तो वहीं इस समय रिमी, निकी, कोमल और स्वेटलाना हॉस्टल के टेरेस के ऊपर आग जलाकर बैठे थे। उसी समय अनु वहां पर आकर उन्हें जीवा की सरगत के बारे में बताती है और उसके ब्रेकअप के बारे में भी बताती है। लेकिन अनु का ब्रेकअप होना उनके लिए कोई शॉकिंग चीज नहीं थी। उन्हें पहले से ही विनय के बिहेवियर से पता था कि वो एक न एक दिन अनु को धोखा जरूर देगा। ये सब सुनकर निकी रूम में जाती है सिगरेट लेने के लिए। तब तक जीवा भी हॉस्टल के अंदर आ चुका था क्योंकि इस समय हॉस्टल में उनके अलावा कोई नहीं था। हॉस्टल के गार्ड भी बाहर पार्टी करने गए थे। निकी उससे देखकर बाहर निकलने के लिए कहती है तो जीवा उसके ऊपर हाथ उठा देता है और टेरेस पर चला जाता है और वहां पर जाते ही वो जबरदस्ती अनु को किस करने लगता है, जो चीज अनु के साथ सबके लिए शॉकिंग थी। फिर अनु उसके सर्वर बॉटल फोड़कर उसे खुद से दूर करती है। उस पर हाथ उठता देख जीवा गुस्से में आता है और अनु का गला घुटने लगता है। तब रिमी, कोमल और लाना अनु को बचाने की कोशिश करते हैं और जीवा को मारते हैं, जिसके बाद में जीवा उसका गला घोटने लगता है। तब निकी को बचाने के लिए कोमल उसे खरोचने लगती है और लाना अनु के साथ में मिलकर एक वायर से उसका गला घोटने लगती है। इसी दौरान निकी उसी रॉड से जीवा के सर पर बुरी तरीके से वार करके उसे जख्मी कर देती है। रीमी ने इस दौरान कई बार गार्ड को आवाज लगाई थी, लेकिन वहां पर उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया था। वहीं पर जीवा का फेस खून से लथपथ था, लेकिन फिर भी उन्हें वो गालियां दे रहा था। दिल्ली में भी निर्भया के साथ में जो ब्रुटैलिटी हुई थी, जीवा उनके साथ में भी वही सब करना चाहता था। वे सभी जॉब करती थी, मॉडर्न थी, अपनी मर्जी की मालिक थी, इंडिपेंडेंट थी और यही बात जीवा को गलत लगती थी। उसके मुताबिक उन लड़कियों के साथ में रेप होना सही है। ये बात इन 5 लड़कियों को ट्रिगर कर देती है। जीवा जैसे घटिया मर्दों से उनका हर दिन सामना होता है। बस में, रास्ते में, हॉस्टल में, घर जाते टाइम उन्हें हर कोई अब्यूज करता है। उन्हें हर समय ये डर रहता है कि कोई ना कोई उनका रेप न कर दे, कोई जान से न मार दे। उन्हें तो पैदा होने के लिए भी घर वालों से लड़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो रिमी के होने वाले बच्चों जैसे न जाने इतनी बच्चियों को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। यहाँ तक कि वे लोग अपने बॉयफ्रेंड पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। पता नहीं कब कोई अनु की तरह फायदा उठाकर शादी का झूठा वादा करके चला जाए, या फिर कोई अरुण जैसा बॉयफ्रेंड
गर्लफ्रेंड की फोटो दोस्तों को शेयर कर देंगे, जिसके बाद में गर्लफ्रेंड को भुगतना पड़ेगा। या फिर नकुल जैसे लड़के हैं जिनका प्रपोजल रिजेक्ट करने पर इतना गुस्सा होते हैं जो कि लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक कर दें या फिर उनका रेप करें। इन सभी बातों से गुस्सा होकर रिमी जीवा को आग लगा देती है। जीवा चिल्ला रहा था, उनसे हेल्प मांग रहा था, लेकिन हर दिन के टॉर्चर से उन लड़कियों में इतना गुस्सा भरा हुआ था कि वो उसकी हेल्प नहीं करती है, सिर्फ उसे जलता हुआ देखती रहती है। तब तक वार्डन गीता इलू के साथ में हॉस्टल पहुंच चुकी थी और वो गेट खोलने के लिए गार्ड को आवाज लगा रही थी और हॉर्न बजा रही थी। तब निक्की और अनु एक कंबल से जीवा की बॉडी में लगी आग को बुझा देती है और अब जीवा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब तक 12 भी बज चुकी थी और न्यू ईयर भी आ चुका था। गार्ड भी कहीं से आकर गेट खोल देता है, जिसके बाद में वार्डन गीता और इलू हॉस्टल के अंदर आती है। दोनों टेरेस के ऊपर आग जलाने को लेकर बहुत ही गुस्सा थी। इसी दौरान इलू अपने बेटे जीवा को कॉल कर रही थी और ऊपर लड़कियां जीवा का फोन देखकर जान चुकी थी कि जीवा इलू का ही बेटा है। इलू पुलिस कांस्टेबल है, तो वे सभी लोग मर्डर केस के अंदर जेल में जाएंगे, इसलिए वे लोग जीवा की बॉडी को अनु के रूम में लाते हैं। इलू और ग्रेसी के वहां पर पहुंचने से पहले रूम में अनु, निकी, कोमल और स्वेटलाना थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी वो बाहर रिमी इलू का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी। इलू यहाँ बहुत नशे में थी और इसलिए उसे उनके ऊपर जरा भी शक नहीं होता है। वो टेरेस पर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे जरा भी आइडिया नहीं था कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसके बेटे जीवा को वहाँ पर जिंदा जलाया गया था। वहीं पर ग्रेसी उन लड़कियों को दरवाजा खोलने के लिए कह रही थी और तब लड़कियां अनु के ट्रंक में जीवा की बॉडी को डाल देती है। इस समय जीवा भी होश में आ चुका था। वो तड़प तड़प कर अपनी माँ को बुला रहा था। उसने हमेशा अपनी माँ इल्लू का कॉल इग्नोर किया था, लेकिन जब उसकी मौत सामने थी तब उसे उसकी माँ ही याद आई। इधर अनु ट्रंक का दरवाजा बंद कर देती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। जीवा दरवाजे को धक्का दे रहा था, लेकिन अनु वहीं पर बैठी रहती है। फिर जब ग्रेसी रूम में आती है तो उसे उनके ऊपर जरा भी शक नहीं होता है और बाकी लड़कियां ग्रेसी को अनु के ब्रेकअप की बात कहकर उसका ध्यान भटका देती है। गीता भी सिर्फ टेरेस पर आग जलने के लेकर उनके ऊपर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। फिर उनके जाने के बाद में जब लड़कियां ट्रंक खोलती है तब तक जीवा मर चुका था और पांचों लड़कियां बहुत डर चुकी थी। अब आधी रात को वे लोग जीवा की बॉडी को वार्डन ग्रेसी की कार में ले जाकर यमुना नदी में जीवा की बॉडी को फेंक देती है और इसी वजह से वार्डन ग्रेसी और रीलू को कार में से गंदी स्मेल आ रही थी। इधर प्रेजेंट टाइम में हकीम के सामने रो रोकर अपने बेटे जीवा के घोस्ट से मिलने को लेकर रिक्वेस्ट कर रही थी। हकीम भी उसे जीवा के घोस्ट से मिलवाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन उससे पहले वो इल्लू को मधु का पता लगाने को कहता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 8, जो कि इस सीरीज का फाइनल एपिसोड है और इसी एपिसोड में इस सीरीज के सारे राज खुलने वाले हैं। तो वीडियो में मेरे साथ में बने रहिएगा। एपिसोड 8 का नाम है रिवरी, जिसकी शुरुआत अनु से होती है, जो हॉस्टल छोड़कर अपने घर पर जाना चाहती थी। जीवा की मौत के बाद उन पांचों लड़कियों के साथ कोई ना कोई अजीब चीजें हो रही थी और सबसे ज्यादा अनु की हालत खराब थी। जीवा का भूत उसे कभी भी पजेस कर लेता था। दिन ब दिन थर्ड फ्लोर पर बुरी बुरी चीजें होने लगी थी। सिर्फ स्वेटलाना ही थी जो इन सब में बिलीव नहीं कर रही थी और वो अनु को कुछ दिनों के लिए उनके साथ रुकने के लिए कहती है। भले ही बाद में वे सभी यहाँ से साथ में निकल जाएंगे, लेकिन अनु अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी। वो इस हॉस्टल में रहकर पागल हो चुकी थी। जीवा का घोस्ट उसे मारने की कोशिश कर रहा था। स्वेटलाना भी चाहती थी कि अनु जहाँ भी रहे खुश रहे और इसलिए आखिरी समय में वो उसे हक करके उसे खुश रहने के लिए कहती है। जिसके बाद वार्डन ग्रेसी अनु को अपनी कार में एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए निकल जाती है। ग्रेसी को यही लग रहा था कि अनु अपने ब्रेकअप की वजह से परेशान है, इसलिए वो अनु को कुछ दिनों तक अपने घर पर रेस्ट करने के लिए कहती है। फिर इसके बाद में वो चाहे तो हॉस्टल में रहकर अपनी जॉब ज्वाइन कर ले। यहाँ पर अनु के एक्सप्रेशन हम समझ जाते हैं कि वो अब कभी इस हॉस्टल में वापस नहीं आना चाहती थी। तभी अचानक कार की डिक्की अपने आप खुल जाती है और अनु का सामान रास्ते में गिर जाता है। जब ग्रेसी कार रोककर अनु का सामान उठाने जाती है और इस दौरान अनु अकेले बहुत ही डर रही थी, तभी उसे कार की बैक सीट पर जीवा का भूत दिखाई देता है। जिसके बाद वो कार से उतरकर सामने की सड़क की तरफ भागने लगती है। ग्रेसी उसे भागता हुआ देखकर वापस कार के अंदर बुलाती है, लेकिन अनु उसकी बात नहीं सुनती है। तभी अचानक अनु के सामने जीवा का भूत आता है, जो उसे एक ट्रक के सामने धक्का दे देता है, जिससे कि अनु की बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। ये नजारा देखकर ग्रेसी को यही लगता है कि अनु ने अपने ब्रेकअप की वजह से ट्रक के सामने आकर अपनी जान ले ली है और इसलिए ग्रेसी के साथ साथ सभी लोग यही समझते थे कि अनु की मौत थोड़ा एक्सीडेंट में हुई है, लेकिन असलियत में उसे जीवा के भूत ने मारा था। उनके हाथों जीवा की मौत के बाद जीवा का भूत उनसे बदला ले रहा था। वो उन्हें हॉस्टल के अंदर कैद करके तड़पाना चाहता था और इसलिए जीवा ने उनको जिंदा रखा। वो उन्हें तभी नुकसान पहुंचाता था जब वो हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करती थी। एक चीज ये भी नोटिस करने वाली थी कि हॉस्टल से बाहर निकलने पर उन 5 लड़कियों के साथ में अलग अलग तरीके के टॉर्चर जीवा उनके साथ में करता था। स्वेटलाना ने एक वायर से जीवा का गला घोटा था और इसलिए जब वो हॉस्टल से बाहर निकलने की कोशिश करती थी तब जीवा उसका गला घोटता था। कोमल ने जीवा की बॉडी और उसके चेहरे पर खरोचा था, तभी उसके फेस पर जीवा खरोच मार देता था। रीमा ने जीवा को जिंदा जलाया था, तब उसकी बॉडी और उसके पेट में पल रहे बच्चे में बहुत तेज जलन होती थी, जैसे कि उसकी बॉडी जल रही हो।
निकी ने जीवा के फेस और सर पर आयरन रोड से हमला करके उसे बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था और तब जीवा खून से लथपथ था। ऊपर से जब उसे बेहोश करके हॉस्टल से ले जाया गया तब उसका सर ही ब्लास्ट हो गया। अब बात करें अनु की, तो उसने जीवा के सर पर ग्लास की बोतल फोड़कर उसे धक्का दिया था, तो इसलिए जीवा ने भी उसे ट्रक के सामने धक्का देकर मरवा दिया। मौत के समय अनु का सर पूरी तरीके से खून से लथपथ था। अनु की मौत के बाद में उन 4 लड़कियों को यकीन हुआ कि जीवा का भूत उन्हें तकलीफ दे रहा है, अनु को भी उसी ने मारा है और अब वे लोग जीवा की कैद से निकलकर इस हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हैं। जीवा की मौत भी उन लोगों के हाथों से हुई थी, तो इसलिए उन लोगों ने हॉस्टल से बाहर न निकलने की बात किसी को भी क्लियरली नहीं बताई। वो जीवा की मौत को छुपा कर रखना चाहते थे। अब प्रेजेंट टाइम में अरुण फोन पर राज और रवि के मर्डर की न्यूज देख रहा था। उनकी डेड बॉडी की हालत देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मधु ने इतना ब्रूटली उन्हें कैसे मारा। वो इस बारे में मधु से बात न करना ही बेटर समझ रहा था, क्योंकि वो उसे और टेंशन नहीं देना चाहता था। फिर जब वो किचन में जाता है तब हम मधु को धीरे धीरे पजेस होते हुए देखते हैं। यहाँ मधु को जीवा के घोस्ट ने पजेस कर रखा था, जिसके बाद मधु पजेस हालत में अचानक से अरुण के सामने आ जाती है, जिससे अरुण शॉक था। यहाँ बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और साथ ही मधु के अंदर मौजूद जीवा का घोस्ट अरुण का मजाक बना रहा था कि वो पुष्ट से मधु को बचा नहीं पाया। अरुण को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मधु ऐसे बात क्यों कर रही है। ऊपर से वो हॉस्टल जाने की जिद कर रही थी ताकि वो उन तीनों लड़कियों को मार सके। अरुण जब उसे डॉक्टर सोहिनी के पास में ले जाने की बात कहता है तो मनु एकदम गुस्से में आ जाती है और अरुण के ऊपर अटैक कर देती है। इधर हॉस्टल बंद करने का नोटिस आने के बाद में सभी लड़कियां हॉस्टल छोड़कर जाने लगी थी। सिर्फ सरला ही एक रात के लिए हॉस्टल में रुकती है, क्योंकि रीमा की हेल्थ खराब हो रही थी। सरला एक नर्स थी, तो रीमा की प्रेगनेंसी में उसकी हेल्प करना चाहती थी। इधर वार्डन ग्रेसी भी कैंटीन के एम्प्लॉय के साथ में हॉस्टल के डॉक्यूमेंट वगैरह और जरूरी सामान को पैक कर रही थी। तभी अचानक लाइट चली आती है और जनरेटर भी 2 दिन से खराब था। ग्रेसी रामू से स्टोर रूम में जाकर इमरजेंसी लाइट लाने को कहती है और खुद 3rd फ्लोर की लड़कियों को देखने जाती है। इस समय वो नोटिस करती है कि रीमा, कोमल और स्वेटलाना खुद गेट से बाहर निकल रही है। उनकी बातें सुनने के बाद में वो समझ चुकी थी कि जीवा का भूत हॉस्टल से बाहर निकलने पर उन्हें मार देगा और इसलिए वो उन्हें बाहर निकलने से मना कर रही थी। लेकिन लड़कियां अंदर से हिम्मत हार चुकी थी। वो यहाँ पर कैद में रहने से अचानक निकी और अनु की तरफ मौत को गले लगाना चाहती थी, इसलिए वे तीनों हॉस्टल का गेट पार करने लगती है। तभी अचानक रीमा को लेबर पेन होने लगता है और वे लोग इस तरह खुद की आजादी के लिए रीमा के बच्चे को मारना नहीं चाहते थे, तो इसलिए कोमल, गीता और स्वेटलाना रीमा को हॉस्टल के अंदर ले आती है। इधर सरला, कोमल और स्वेटलाना रीमा को संभालने लगती है, जिसके बाद में सरला कुछ सामान लेने के लिए रूम से बाहर जाती है, जहाँ पर उसे मधु जीवा के अंदर पजेस हालत में दिखती है। जब सरला मधु के पास आती है तो वो उसे दीवार में पटक कर बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। सरला के चिल्लाने की आवाज रूम में लड़कियों को भी सुनाई देती है और तब स्वेटलाना उसे चेक करने जाती है, जिसे देखकर स्वेटलाना भागती है और कोमल को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। लेकिन स्वेटलाना खुद बच नहीं पाती है और मधु उसे बुरी तरीके से मारकर जख्मी कर देती है। वो स्वेटलाना को पैरों से पकड़कर घसीटते हुए उसे मारने के लिए ले जाती है कि तभी वहाँ पर हॉस्टल के एम्प्लॉय आकर मधु को पकड़ लेते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। स्वेटलाना एक फायर एक्सटिंग्विशर से मधु के सर पर वार करके उसे थोड़ी देर के लिए कमजोर कर देती है, जिसके बाद में वे लोग उसे रूम के बेड पर बांध देते हैं। लेकिन वहाँ से मधु हाइपर हो रही थी। ग्रेसी हेल्प के लिए डॉक्टर सोहिनी को कॉल कर रही थी, लेकिन उस समय डॉक्टर सोहिनी सो रही थी और इसलिए उन्हें ग्रेसी के कॉल का पता नहीं चलता। फिर ग्रेसी राजेश के साथ में सरला को हॉस्पिटल भेज देती है। साथ ही ग्रेसी राजेश रीमा के लिए हॉस्पिटल से एक डॉक्टर हॉस्टल में भेजने को भी कहती है। फिर इधर स्वेटलाना हकीम को मधु के हॉस्टल में आने के बारे में बता देती है। उसे अभी भी ये गलत फहमी थी कि हकीम उनकी हेल्प करने के लिए ये सब कर रहा था, जबकि वो अपनी बीमारी मधु को सेक्रीफाइस करके ठीक करना चाहता था। हकीम को अपनी बीमारी ठीक करने के लिए ऐसी लड़कियों को सेक्रीफाइस करना था जिसकी आत्मा बहुत ही स्ट्रांग हो, और अब मधु के अंदर जीवा की स्ट्रांग आत्मा है। वो हकीम के सेक्रीफाइस के लिए परफेक्ट है, इसलिए उसने पहले उन तीनों लड़कियों का भरोसा जीता। फिर उनके हाथों अपने ब्लैक मैजिक की मेडिसिन मधु को पिला दी, जिस वजह से जीवा ने बहुत ही इजीली मधु को पोजेस कर लिया। अब हकीम स्वेटलाना को आखिरी बार ब्लैक मैजिक की मेडिसिन मधु को पिला देने के लिए कहता है, जिसके बाद मधु पूरी तरीके से जीवा के कब्जे में हो जाएगी। यही काम करने के लिए स्वेटलाना और कोमल मधु के रूम में जाते हैं, लेकिन इस समय मधु नॉर्मल थी। वो उनसे हेल्प मांग रही थी, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती उसे मेडिसिन पिला देते हैं। उस मेडिसिन के पीते ही मधु की सोल को जीवा मैनिपुलेट करने लगता है, जहाँ पर जीवा को बहुत उसे समझा रहा था कि वो उसका दर्द समझता है। उसने उसके सपने देखे हैं और इसलिए जीवा ने ही उन रेपिस्टों को मारने के लिए मधु की हेल्प की थी। अभी भी उसका एक रेपिस्ट नकुल जिंदा है। अगर मधु उसे भी सजा देना चाहती है तो उसकी बॉडी पूरी तरह जीवा के हवाले करना होगी। रियल वर्ल्ड में मधु की बॉडी पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी और दूसरे डायमेंशन में जीवा एक दलदल में मधु को डुबाने की कोशिश कर रहा था, जिसका मतलब था कि जीवा मधु को अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो मधु को उस रात का इंसिडेंट भी दिखाता है और उसे रियलाइज करवाता है कि अगर उस समय उसकी बॉडी जीवा के कंट्रोल में होती तो उसके साथ में जबरदस्ती होता टाइम वो उन दरिंदों को ब्रूटली मार देता। मधु की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही था
कि वो नकुल को सजा दे और इसीलिए वो जीवा के घोस्ट को अपनी बॉडी सौंप देती है। जीवा के घोस्ट को भी एक बॉडी की जरूरत थी जो अब उसे मिल चुकी थी। यहाँ ग्रेसी हॉस्पिटल में फोन करके थक चुकी थी, लेकिन कोई भी डॉक्टर या नर्स उस तूफान में हॉस्पिटल में नहीं आना चाहता था। राजेश भी हॉस्पिटल से डॉक्टर नहीं ला पाया था और इसलिए स्वेटलाना और कोमल रीमा की डिलीवरी करवाने लगते हैं। वहीं इलू हॉस्टल आकर ग्रेसी से झगड़ने लगती है। वो समझती थी कि ग्रेसी ने 3rd फ्लोर की लड़कियों के साथ में मिलकर जीवा का मर्डर किया था और इसलिए उसने जीवा की डेड बॉडी फेंकने के लिए अपनी कार तक उन्हें दे दी। जीवा हॉस्टल में कलर करवाने का काम कर रहा था और ये बात ग्रेसी ने उसे छुपा कर रखी थी, लेकिन असलियत में ग्रेसी को इन सभी के बारे में कुछ नहीं पता था। कल जाकर लड़कियों ने उसे जीवा के मर्डर की सच्चाई बताई थी। उसके मुताबिक जो कुछ भी हुआ जीवा वो डिजर्व करता था। जीवा की गंदी नजर उसके हॉस्टल की लड़कियों के ऊपर थी। उसने उन्हें मारने की, सेक्सुअली अब्यूज करने की कोशिश की, तब जाकर लड़कियों ने कदम उठाया। और सिर्फ यही नहीं, जीवा तो हकीम के साथ में इतनी लड़कियों के मर्डर में भी शामिल था, लेकिन इलू अभी भी अपने बेटे को डिफेंड कर रही थी। इलू के मुताबिक उसके बेटे ने कोई गलती नहीं की थी, वो लड़कियां ही कैरेक्टरलेस थी और वो अपने बेटे जीवा की मौत का बदला लेकर रहेगी। साथ ही इलू ये भी चाहती थी कि रीमा का बच्चा ही मारा जाए, तब जाकर उसे पता चलेगा कि अपना बच्चा खोने का दर्द कैसा होता है। उस रात उसने उन लड़कियों को टेरेस से कुछ ले जाते हुए देखा था, तब अगर वो चेक कर लेती तो जीवा की हेल्प कर सकती थी, लेकिन तब उसे होश नहीं था कि वो लड़कियां जीवा की बॉडी को रूम में लेकर जा रही थी। ये सब कहने के बाद में इलू 3rd फ्लोर की तरफ जाती है जहां उसे स्वेटलाना मिलती है। स्वेटलाना इलू से रीमा के लिए हेल्प मांगती है। रीमा इस समय बहुत ही पेन में थी और उसका बेबी आधे में ही अटक चुका था, लेकिन इलू उसकी हेल्प करना तो दूर स्वेटलाना को थप्पड़ मारती है उसके बेटे का मर्डर करने के लिए और उन्हें कर्ज देती है कि वो सब उसके बेटे जीवा के हाथों मारी जाएगी। फिर इलू मधु के रूम में जाकर जीवा से बात करने की कोशिश करती है। यह जीवा मधु की बॉडी को पूरी तरह कब्जा करने लगता है। तो वहीं इलू की कार में हम हकीम को देखते हैं जो मधु को दिया हुआ सेम मेडिसिन पी रहा था। इलू अपने बेटे के प्यार में इतना पागल हो चुकी थी कि वो हकीम की हेल्प कर रही थी। वो उसे हॉस्टल तक लेकर आ गई थी, जिसके बाद हकीम हॉस्टल के अंदर आ जाता है। ग्रेसी उसे देखकर इतना गुस्से में आती है कि वो उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन इस दौरान हकीम उसे 3rd फ्लोर से 1st फ्लोर तक नीचे फेंक देता है, जिससे गीता की वही मौत हो जाती है। इधर इलू जीवा की हेल्प करने के लिए मधु के हाथ पैर की रस्सियां खोल देती है। तभी जीवा पूरी तरीके से मधु के अंदर समा जाता है, जिसके बाद जीवा का काला साया पूरे हॉस्टल को अपने अंदर ले लेता है। हॉस्टल की दीवारें, दरवाजे टूटने लगते हैं और एक बड़ा तूफान पूरे हॉस्टल में तबाही मचाने लगता है। इसी दौरान रीमा भी एक लड़की को जन्म देती है, जिसे देखकर रीमा, स्वेटलाना और कोमल बहुत खुश थे, लेकिन अब उनके सामने एक और मुसीबत आने वाली थी, जिससे अब उन्हें इस न्यूबॉर्न बेबी को बचाना था। वहीं जीवा अचानक से मधु की बॉडी को छोड़कर हकीम की बॉडी को पजेस कर लेता है, क्योंकि हकीम ने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आखिर में वो मेडिसिन खुद पीकर जीवा के भूत को अपने अंदर बुला लिया था। होश में आने के बाद में मधु हॉस्टल का बदलता रूप देखकर शॉक्ड थी। ऊपर से उसे अपने रूम में इलू की डेड बॉडी भी दिखती है। उसके गले में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसने से उसकी मौत हो चुकी थी। आखिरकार जिस बेटे से इलू इतना प्यार करती थी, उसी की वजह से उसकी मौत हुई। तभी मधु को रीमा के बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन उन तीनों लड़कियों को तो यही लग रहा था कि मधु जीवा से पजेस है और इसलिए स्वेटलाना रीमा के बेबी को बचाने के लिए चाकू लेकर मधु को मारने के लिए उसके पीछे जाती है। तब दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई होती है और मधु उसे समझा रही थी कि वो नॉर्मल है, उसे यहाँ से बस अपने घर जाना है। फाइनली वे लोग समझ चुके थे और कोमल के कहने पर स्वेटलाना मधु को नहीं मारती है, उसे हमेशा के लिए इस हॉस्टल से चले जाने को कहती है। तभी उसके सामने हकीम आता है। स्वेटलाना उसके ऊपर चाकू पॉइंट करके उसे वहाँ से जाने को कहती है और यहाँ पर भी लड़कियां समझ चुकी थी कि हकीम कोई अच्छा इंसान नहीं है। अपने फायदे के लिए हकीम उन्हें यूज कर रहा था। इसी दौरान रामू पीछे से आकर हकीम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हकीम एक ही पल में रामू को जान से मार देता है, क्योंकि जीवा का भूत उसके अंदर था। ये देखकर स्वेटलाना और कोमल रूम में खुद को लॉक कर लेती है। हकीम मतलब कि जीवा मधु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उसे मेनली मधु की बॉडी ही चाहिए थी इस दुनिया में एक नॉर्मल पर्सन की तरह रहने के लिए। फिर हकीम जीवा के पोजीशन में आकर उन तीनों लड़कियों को मारने की कोशिश करता है, उन्हें बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो तीनों लड़कियां बिल्कुल भी उसका सामना नहीं कर पा रही थी। मधु ने सोचा तो था कि वो उन्हें उनकी हालत में छोड़कर हॉस्टल से भाग जाएगी, लेकिन रीमा के बच्चे को रोता सुनकर मधु एक कुल्हाड़ी उठाकर हकीम का सर एक ही पल में धड़ से अलग कर देती है। हकीम की मौत होते ही जीवा का भूत भी कहीं गायब हो चुका था और उन सबकी जान बच चुकी थी। तब तक सुबह भी हो चुकी थी और कुछ देर के बाद में पुलिस वहां पर आकर सभी की डेड बॉडी को कलेक्ट करती है और डॉक्टर सोहिनी तीनों लड़कियों को न्यूबॉर्न बेबी के साथ में हॉस्पिटल भेज देती है। अब उन तीनों लड़कियों को हॉस्टल से बाहर निकलने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनके मुताबिक मधु ने हकीम को जान से मारकर जीवा को भी खत्म कर दिया था। पुलिस इस क्राइम को देखकर इस कंक्लूजन पर आती है कि हकीम एक सीरियल किलर था जो कि ब्लैक मैजिक के लिए लड़कियों को सेक्रीफाइस करता था। उसके घर में मिली डेड बॉडीज इस बात का सबूत है। कल रात भी हकीम इन लड़कियों को अपने ब्लैक मैजिक के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन लड़कियों ने उसे जान से मार दिया।
अगर उसे नहीं मारती तो हॉस्टल में मारे गए बाकी लोगों की तरह वो भी हकीम के हाथों मारे जाते हैं। फिर डॉक्टर सोहिनी मधु को अपने साथ चलने के लिए कहती है। सीन कट होता है और कहानी एक महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम कोमल, लाना, रीमा और उसके न्यूबॉर्न बेबी और उसकी बड़ी बेटी मिमी को देखते हैं, जो कि एक साथ पिकनिक मना रहे थे। 7 महीनों के बाद में हॉस्टल की कैद से आजाद होकर खुले आसमान में जीकर वे लोग बहुत ही खुश थे। अन्नू और निक्की को भले ये खुशी नसीब नहीं हुई थी, लेकिन वे लोग हमेशा उन्हें याद करेंगे। उनके 3rd फ्लोर के गर्ल गैंग की दोस्ती हमेशा जिंदा रहेगी। वहीं पर मधु इस समय हॉस्पिटल में थी अरुण के पास, क्योंकि उस रात जीवा के पोजेशन में आकर मधु ने अरुण को बुरी तरीके से मारा था और इसलिए अरुण अब कोमा में था। दूसरी तरफ आज नकुल की शादी बेला के साथ में थी, लेकिन वो मधु के बारे में सोच कर बहुत ही परेशान हो गया था। कई दिनों से उसे मधु हर जगह नजर आ रही थी। आज भी शादी में उसे मधु लोगों के बीच में नजर आ रही थी और अगले पल वो गायब भी हो जाती थी। तभी शादी में पुलिस पहुंचती है रवि और राज के मर्डर के बारे में नकुल से पूछताछ करने के लिए, लेकिन नकुल इस बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी कहा तो मधु के रेप केस में वो भी अंदर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेला पुलिस के सामने मधु को बुरा भला कहने लगती है कि मधु नकुल को स्टॉक करती थी और उसी ने शायद नकुल के साथ में सब किया होगा। मधु ने बेला को नकुल के रेपिस्ट होने के बारे में सारे हिंट दे दिए थे, लेकिन फिर भी बेला उसके प्यार में पागल बनकर उसी को डिफेंड कर रही थी। नकुल मधु की कोई भी बात पुलिस के सामने नहीं लाना चाहता था, नहीं तो मधु के रेप केस में फंस जाएगा, और इसलिए वो बेला को चुप कराकर अपने रूम में चला जाता है। फिर बेला के बुलाने पर वो पार्टी में वापस नहीं जाता है। तभी उसे अपने रूम में मधु पजस हालत में दिखाई देती है, जिसे देखकर बहुत ही डर जाता है। इधर पार्टी में बेला नकुल को लेकर रो रही थी, क्योंकि उसे अपनी शादी की पार्टी अकेले अटेंड करना पड़ रही थी और नकुल सिर्फ रूम में रहना चाहता था। उसी समय नकुल रूम की बालकनी से नीचे गिरता है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि नकुल अब मर चुका था। तो वहीं पर मधु को हॉस्पिटल में स्माइल करते हुए देखते हैं, मतलब कि जीवा का गोस्ट अभी भी मधु के अंदर है, क्योंकि मधु ने पूरी तरह अपनी बॉडी उसे सौंप दी थी और इसीलिए जीवा ने उसके बदले में मधु के सभी रेप को सजा देकर उसका बदला पूरा किया था। और बस यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी खौफ की एक ऐसी कहानी जिसमें पैरानॉर्मल के साथ साथ साइकोलॉजी भी जुड़ी हुई है, कि कैसे एक हादसा किसी के दिमाग पर इतना भयानक असर डालता है कि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें आती है कि वो नॉर्मल लाइफ भी नहीं जी पाता है। ये सीरीज पूरी तरीके से फीमेल सेंट्रिक है, जहाँ पर फीमेल के कैरेक्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखते हैं। वहीं पर यहाँ पर कोई भी ऐसा मेल कैरेक्टर नहीं है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, सिवाय हकीम और जीवा को छोड़ के, लेकिन वो दोनों भी नेगेटिव कैरेक्टर में है। इस सीरीज में लड़कियों के साथ में होने वाली रोज के छोटे छोटे हैरेसमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है, कि एक नॉर्मल से जॉब करना भी उनके लिए कितना बड़ा टास्क हो सकता है। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सीरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो के साथ में।